गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एवं कमेंट करें ताकि नए नए वीडियो आपको मिल सके। इसी के साथ आप गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। प्यारे बच्चों, आज अपने जो क्लास 12वीं की बायोलॉजी और एग्रीकल्चर बायोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 16 पादप उत्तक संवर्धन एवं उसकी तकनीक के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट पार्ट में अपने डिस्कशन किया था पादप उत्तक संवर्धन क्या है, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर अपने कार्य को संपादित किया और पादप उत्तक संवर्धन की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। जनरली इंट्रोडक्टरी पार्ट को अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है। आज अब पादप उत्तक संवर्धन तकनीक है, तो इस टेक्नोलॉजी में कुछ शब्दावली काम में आती है जिसको कहते हैं टर्मिनोलॉजी। उस टर्मिनोलॉजी, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है एक्सप्लांट या कर्तोत्तक। तो सर ये क्या होता है? एक्सप्लांट या कर्तोत्तक को प्रयुक्त किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है पादप उत्तक संवर्धन तकनीक में। कब उपयोग में लिया जाता है? तो कल अपन ने बताया था कि कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर पादप का कोई उपयोगी भाग लेकर के उसका अपन संवर्धन करते हैं, ठीक है। और संवर्धन के रूप में यहाँ पर काम में लिया जाता होता है एक्सप्लांट। और एक्सप्लांट के रूप में पूरे पादप का कोई भी भाग, संपूर्ण पादप का कोई भी भाग अपन प्रयोग में ले सकते हैं। और कल बताया था ऐसा कि संपूर्ण पादप का कोई भी भाग सब क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इसमें पूर्ण सशक्तता या टोटिपोटेंसी का गुण पाया जाता है। इसलिए पादप का संपूर्ण भाग यानी कि कोई भी भाग, कोई भी भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां, शीर्ष विद्युतक, प्रोटोप्लास्ट, जीव द्रव्य, इसके अतिरिक्त आप अगुणित पादप को विकसित करने के लिए भ्रूणकोश, त्रिगुणित पादप को विकसित करने के लिए भ्रूणकोश इत्यादि प्रकार के सूट एपिकल मेरिस्टेम वायरस पादप को निर्मित करने के लिए शीर्ष विद्युतक को उपयोग में ले सकते हैं कृत्रिम संवर्धन माध्यम के लिए। तो उसको कहते हैं आपका एक्सप्लांट। साइंटिफिक परिभाषा देना चाहो तो आप कहते हैं कि पादप उत्तक संवर्धन में प्रयुक्त होने वाले भाग, पादप का प्रयुक्त होने वाला उपयोगी भाग जिसको अपन संपूर्ण पादप से किसी भी एक भाग से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जड़, तना, पत्तियां, शीर्ष विद्युतक, भ्रूण कोश, परागकण होते हैं जो आपके अगुणित पादप को विकसित करने के लिए भ्रूणकोश, सूट एपिकल मेरिस्टेम इत्यादि सभी प्रकार के उदाहरण आपके कर्तोत्तक या एक्सप्लांट के हैं जिसको कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करने के लिए और पूरे पादप को विकसित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। उसे एक्सप्लांट या कर्तोत्तक कहते हैं। दूसरा कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम। ये एक ऐसा ठोस अर्धठोस तरल द्रव्य है। ये एक ऐसा ठोस तरल ठोस द्रव्य है जिसके अंदर विटामिन, खनिज लवण, पोषक तत्व, जल, हार्मोन्स और पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पादप की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले सभी प्रकार के खनिज तत्व अंदर उपस्थित होते हैं। इसको संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम कहते हैं। और इस संवर्धन माध्यम ये कृत्रिम रूप से इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर तैयार किया जाता है। सभी प्रकार के पोषक तत्वों को एक साथ घोल बना करके ठंडा करके फिर दूसरे दिन अपन इसके अंदर इनोकुलेशन का कार्य है वो संपादित कर सकते हैं। ये है आपका संवर्धन माध्यम। और पादप उत्तक संवर्धन तकनीक में जो सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला संवर्धन माध्यम है इसको कहते हैं एमएस कल्चर मीडियम। एमएस कल्चर मीडियम, एमएस दैट इज एमएस, एम और एस एक प्रकार के वैज्ञानिक है। एम का मतलब है मुरा सिंह और एस का मतलब है स्कूल। मुरा सिंह एवं स्कूल कल्चर मीडियम इन 1962 ने इन्होंने विकसित किया था जिसको अपन कृत्रिम संवर्धन माध्यम के रूप में काम में लेकर के
कर्तों को इसके ऊपर डाल करके संवर्धित करवा सकते हैं और नया पादप विकसित किया जा सकता है। कल्चर मीडियम। नेक्स्ट है कैलस। कैलस कैलस क्या है? सिंपल सा है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल। अनडिफरेंशिएशन mass of the cell, mass of the cell called is callus. Undifferentiated mass of the cell called is callus. यानी कि हिंदी में कहना चाहूँ तो कोशिकाओं का अविभेदित समूह, कोशिकाओं का अविभेदित समूह क्या कहलाता है? कैलस कहलाता है। सर ये बढ़ता कैसे है? सिंपल सी टेक्नोलॉजी है। आपने कल्चर मीडियम लिया, ठीक है, ये कल्चर मीडियम लिया, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये आपने कल्चर मीडियम भर दिया। अब इस कल्चर मीडियम में आपने इनोकुलेट किया, इनोकुलेट किया किसको? एक्स प्लांट को। एक्स प्लांट आपने यहाँ पर जड़ डाल दी, तना डाल दिया, पत्तियाँ डाल दी, बीज दे दिए, ठीक है। इन एक्स प्लांट मतलब संपूर्ण पादप का कोई भी भाग लेकर के आपने कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर एक्स प्लांट को क्या कर लिया? इनोकुलेट कर लिया। इनोकुलेट का मतलब है इसके अंदर स्थानांतरित कर दिया। अब स्थानांतरित होगा उनमें कुछ 6-7 दिन सप्ताह भर के बाद है वो एक अविभेदित कोशिकाओं का एक समूह या बंच बनता है। उस अबंच को क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। अब कैलस में ऐसे गुण पाए जाते हैं कि अब नया प्रकार का संवर्धन माध्यम अपन तैयार करेंगे, नया मीडियम तैयार करके आप इस कैलस से पादप की जड़ बना सकते हैं, पादप का तना बना सकते हैं, पत्तियां बना सकते हैं, पूरा का पूरा पादप भी निर्मित कर सकते हैं। अब ये जड़ बनानी है, तना बनाना है, पत्तियां बनानी है या होल प्लांट, एंटायर प्लांट को विकसित करना, ये निर्भर करेगा आपके कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर। और कृत्रिम संवर्धन माध्यम में भी साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा कि साइटोकाइनिन के अनुपात में ऑक्सिन कितना है, ऑक्सिन के अनुपात में साइटोकाइनिन का रेशियो कितना है। उस अनुपात के ऊपर निर्भर करेगा कि इस कैलस के बाद आपके पादप का कौन सा भाग है वो बनेगा, ठीक। तो कैलस की परिभाषा हम डिस्कस कर रहे थे। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल कॉल्ड इज द कैलस, या कोशिकाओं का अविभेदित कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कैलस कहलाता है, ठीक। दूसरा है इनोकुलेशन या सरोपण। सरोपण या इनोकुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका एक्स प्लांट है, जो आपका एक्स प्लांट है, उस एक्स प्लांट को कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को सरोपण या इनोकुलेशन कहते हैं। दोबारा सुन लें, इनोकुलेशन क्या है? एक्स प्लांट या कर्तोतक को कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर स्थानांतरित करना इनोकुलेशन या सरोपण कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने एक शब्द यूज में लिया था कि ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका कल्चर माध्यम संवर्धन माध्यम भरा हुआ है और संवर्धन माध्यम में मैं स्थानांतरित कर रहा हूँ क्या? ट्रांसफर कर रहा हूँ क्या? एक्स प्लांट। तो यहाँ पर मैंने शब्द यूज में लिया था इनोकुलेट कर रहा हूँ, एक्स प्लांट को एक्स प्लांट को इनोकुलेशन कर रहा हूँ या इनोकुलेट कर रहा हूँ। इनोकुलेट कर रहा हूँ मतलब एक्स प्लांट को संवर्धन माध्यम पर मैं क्या कर रहा हूँ? स्थानांतरित कर रहा हूँ। इस प्रक्रिया को इनोकुलेशन या सरोपण के नाम से जानते हैं। दूसरा है स्टरलाइजेशन या निर्जमीकरण। स्टरलाइजेशन या निर्जमीकरण। स्टरलाइजेशन क्या है कि पादप उत्तक संवर्धन एक ऐसी तकनीक है जो बिल्कुल ही सूक्ष्म जीवों से, जीवाणुओं से, वायरसों से मुक्त एनवायरनमेंट में इसको है वो काम है वो किया जाता है। तो निर्जमीकरण करना बहुत जरूरी है। तो सर निर्जमीकरण का मतलब क्या हुआ कि इस पादप उत्तक संवर्धन में प्रयुक्त आने वाले सभी साधन या उपकरण, ग्लासवेयर या जो बर्तन काम में अपन लेते हैं वो सभी के सभी निर्जमीकृत होने चाहिए। निर्जमीकृत का मतलब है कि इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का कवक लगा हुआ नहीं होना चाहिए, सूक्ष्म जीव नहीं होना चाहिए और कोई किसी भी प्रकार के पैथोजन वहां पर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो आपका कृत्रिम संवर्धन माध्यम खराब हो जाएगा और जो आपने एक्स प्लांट या कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर इनोकुलेट किया है वो सड़ करके क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। और संक्रमित हो जाएगा तो जो आप अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से
यहाँ पर पादप ऊतक संवर्धन की तकनीक में निर्जमीकृत करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए एक उपकरण आता है जिसका नाम है ऑटोक्लेव। और ऑटोक्लेव की सहायता से आप जितने भी बर्तन है आपके उपयोग में लिए जा रहे हैं उस बर्तनों को निर्जमीकृत स्टरलाइज करके फिर पीटीसी में उपयोग में ले सकते हैं। तो इसको कहते हैं निर्जमीकृत करना, अर्थात कि पादप ऊतक संवर्धन की तकनीक में काम आने वाले उपकरणों को सूक्ष्म जीवों, कवकों और जीवाणुओं से समूल नष्ट करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को स्टरलाइजेशन या निर्जमीकरण के नाम से जाना जाता है। और निर्जमीकरण करने के लिए पीटीसी पादप ऊतक संवर्धन तकनीक में एक उपकरण काम में आता है जिसका नाम है ऑटोक्लेव। ये ऑटोक्लेव एज आपके प्रेशर कुकर के रूप में क्या करता है, काम करता है, जिसके अंदर का तापमान बहुत ही हाईएस्ट होता है और हाईएस्ट तापमान के कारण अधिक तापमान और अधिक प्रेशर 121 डिग्री सेल्सियस तापमान और 1.5 पॉन्ड्स प्रेशर दाब पर कार्यरत होता है। तो इतना दाब और इतना ताप पर है वो समस्त प्रकार के सूक्ष्म जीव, जीवाणु और कीटाणु मर हो जाते हैं। तत्पश्चात है उस उपकरणों को अपन स्टरलाइज करके पीटीसी टेक्निक्स में काम में ले सकते हैं। इनोकुलेशन हो गया, स्टरलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट है सरफेस स्टरलाइजेशन, सतही निर्जमीकरण। और यहाँ पर सतही निर्जमीकरण है वो किया जाता है एक्सप्लांट। किसका किया जाता है, एक्सप्लांट। यानी कि आप जब एक्सप्लांट को फील्ड से लेकर के लैब के अंदर आ रहे उनसे पहले इसका क्या करोगे, सरफेस स्टरलाइजेशन करोगे। जैसे मान लो किसी भी प्लांट का आपने सबसे पहले एक्सप्लांट प्रो लिया, ठीक है, प्रो लिया। प्रो मतलब जो सूट भाग होता है, सूट भाग को आप एक्सप्लांट के रूप में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो लैब के अंदर लेके आने से पहले आप रनिंग वाटर, नल का जो पानी बहता है उस बहते नल के पानी में हल्का सा क्या करोगे, वॉश करोगे। वॉश कर लिया, उनके बाद इसका सरफेस स्टरलाइजेशन, सतही निर्जमीकरण का विभिन्न प्रकार के रसायन आते हैं, क्या आते हैं, केमिकल आते हैं। उन केमिकलों की सहायता से इसको क्या करना, उपचारित करना। जैसे कौन कौन से केमिकल है, FgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट है और इथेनॉल जैसे केमिकल है। इन रसायनों की सहायता से आपकी सूट या एक्सप्लांट को आपको क्या करना, उपचारित करना, ताकि उस एक्सप्लांट के ऊपर भी बहुत सारे पैथोजन होंगे। पैथोजन मतलब जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, रेत इत्यादि होती है, तो वो धुल करके क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। तत्पश्चात उनके बाद आपको एक्सप्लांट का इनोकुलेशन, संरोपण है वो कल्चर माध्यम, संवर्धित माध्यम पर करना होता है। तो इसको कहते हैं सरफेस स्टरलाइजेशन या सतही निर्जमीकरण। परिभाषा से लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे कि एक्सप्लांट को धोना, वॉश करना। कोई भी एक्सप्लांट है तो इन एक्सप्लांट को धोने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायन जैसे FgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट और इथेनॉल जैसे रसायनों की सहायता से उपचारित करने पर इनकी सतह पर मौजूद जीवाणु, कीटाणु, विषाणु और प्रकार के सूक्ष्म जीव इत्यादि प्रकार के पैथोजन है वो समूल नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया को सरफेस स्टरलाइजेशन कहते हैं। ओके, दूसरा है सोमेटिक एम्ब्रियो, या इसको कहते हैं कायिक भ्रूण। अर्थात इसकी परिभाषा आपको सिंपल लिखनी है कि पादप के कायिक भाग से निर्मित संरचना, पादप के कायिक भाग से निर्मित संरचना को सोमेटिक एम्ब्रियो या कायिक भ्रूण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सीड, कृत्रिम बीज। और कृत्रिम बीजों का निर्माण कायिक भ्रूण से किया जाता है। यहाँ पर लिखा मैंने कैप्सुलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियो कॉल्ड इज आर्टिफिशियल सीड, यानी कि कायिक भ्रूण के संपुटीकरण से निर्मित संरचना को कृत्रिम बीज के नाम से जानते हैं। कायिक भ्रूण क्या है, पादप की कायिक कोशिका से निर्मित संरचना कायिक भ्रूण कहलाती है, ठीक है। दूसरा है आर्टिफिशियल या कृत्रिम बीज, आर्टिफिशियल सीड, कृत्रिम बीज। और कृत्रिम बीज है कैप्सुलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियो, अर्थात कायिक भ्रूण के संपुटीकरण से निर्मित संरचना को कृत्रिम बीज कहते हैं। और कृत्रिम बीजों के संश्लेषण या निर्माण में एक रसायन काम में लिया जाता है जिसका मैंने यहाँ पर नाम लिखा है सोडियम आल्जिनेट। इनकी सहायता से सोमेटिक एम्ब्रियो
सामग्रियों को कैप्सूलीकृत करने का कार्य संपादित किया जाता है और बहुत प्रकार के कृत्रिम बीजों को निर्मित करके किसानों को सप्लाई की जाती है। चलिए ओके, आगे है प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य। प्रोटोप्लास्ट का भी आप संवर्धन कर सकते हैं और प्रोटोप्लास्ट को आप आइसोलेट कहाँ से करेंगे? पत्तियों से करेंगे। पादप की पर्ण से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जाता है। तो कैसे ये आइसोलेट या जो आपका प्रोटोप्लास्ट है वो है क्या? तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, इसकी परिभाषा आपको सिंपल सी लिखनी है, यहाँ पर मैं बताता हूँ। विदाउट सेल वॉल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इज प्रोटोप्लास्ट, यानी कि पादप की कोशिका भित्ति रहित ऑर्गन है वो आपका क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट कहलाता है या जीव द्रव्य कहलाता है। तो विदाउट सेल वॉल ऑर्गन कॉल्ड इज प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल किसमें पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है। और अपन यहाँ पर पादप संवर्धन की क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो कि सर इस सेल वॉल को हमें हटाना है और जीव द्रव्य प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट उसमें क्या? प्रोटोप्लास्ट की परिभाषा समझ में आ गई। विदाउट सेल वॉल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इज प्रोटोप्लास्ट, यानी कि बिना कोशिका भित्ति के जो जीव द्रव्य या जो पदार्थ शेष बचता है कोशिका में, वो आपका पूरा क्या रहेगा? जीव द्रव्य। अब इस जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट है वो अब आपके एक्स प्लांट के रूप में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। फिर आप इसको इनोकुलेट करके फिर नए प्रकार के प्लांट को क्या कर सकते हैं? विकसित कर सकते हैं। तो सर इस प्रोटोप्लास्ट को हमें आइसोलेट करना है तो कैसे करेंगे? और आप सब जानते हैं कि पादप में है वो कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति है पादपों में वो सेल्यूलोज, ठीक है, हेमिसेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन, सुबेरिन और कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से मिलकर के बनी होती है, ये आप सब जानते हैं। तो अब हमें ब्रेक डाउन करना, यहाँ से हटाना किसको? सेल वॉल कोशिका भित्ति को। तो कोशिका भित्ति को हटाने के लिए सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज, सेल्यूलोज यहाँ सेल्यूलोज है, यहाँ मैंने लिखा सेल्यूलोज और सेल्यूलोज एंड हेमिसेल्यूलोज प्रकृति के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। उस एंजाइमों की सहायता से पादप कोशिका को हम क्या करेंगे? उपचारित करवाएंगे। जैसे ही इन एंजाइमों से उपचारित किया तो पादप की कोशिका से कोशिका भित्ति ब्रेक डाउन हो जाएगी, यानी कि ये सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज प्रकृति के एंजाइम इस कोशिका भित्ति के कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर लेगी और उसके बाद शेष पदार्थ जो शेष बचता है वो आपका हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोसेस क्या रहेगी? सबसे पहले आपने किसी भी पादप की पर्ण को लिया, पर्ण को जल के अंदर क्या कर लिया? थोड़ा बहुत क्रश किया, क्रिस्टल और मोटार में पर्ण को क्या किया? क्रश किया। क्रश करने के बाद सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज एंजाइम से इसको क्या किया? उपचारित किया। जैसे इसको इनसे उपचारित करते ही आपकी कोशिका भित्ति से क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन, और उनके बाद जो पदार्थ शेष बचता है वो आपको हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट या जीव। तो सिंपल आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी कि ये क्या क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको, साथ साथ में ध्यान रखना है। विदाउट सेल वॉल ऑर्गन कॉल्ड इज प्रोटोप्लास्ट। एक शब्द आता है इन विट्रो या पात्रे संवर्धन। दो आते हैं, एक होता है इन विवो फॉर्मिंग इन विवो, ठीक है, और दूसरा होता है इन विट्रो। इन विवो का मतलब है उसी जगह पादप कोशिका को संवर्धित करना, इन विवो। इन विट्रो का मतलब होता है पात्रे संवर्धन। अब पात्रे संवर्धन कर रहे हैं अपने यहाँ पर, कहाँ कर रहे हैं पात्रे संवर्धन? अपन लैब के अंदर कर रहे हैं। एक तो प्रकृति के अंदर पादप उगा और नए जड़, तना, पत्तियां और पूरा का पूरा पादप विकसित हो जाता है प्रकृति में, तो वो तो हो गया आपका इन विवो। लेकिन हमें तो उस प्रकृति में खड़े प्लांट से जड़ लेनी है या पत्ती लेनी है या फिर तना लेना है, कोई भी एक भाग लेकर के उसका पात्रे संवर्धन करना। तो सर पात्रे संवर्धन है क्या? कि अब पात्रे संवर्धन जैसे कि पात्र लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं? पात्र, कांच के और प्लास्टिक के क्या लिए जाते हैं? पात्र काम में लिए जाते हैं, बर्तन उपकरण काम में लिए जाते हैं। इसमें आपकी परखनली हो सकती है, परखनली, फ्लास्क, बीकर,
इत्यादि प्रकार के जो ये उपकरण हैं, ये कांच के या प्लास्टिक के उपकरणों में कृत्रिम संवर्धन माध्यम भरना और उस कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर किसी भी एक्सप्लांट को कृत्रिम रूप से इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन, लैब के अंदर संवर्धित करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है और वहां पर एंटायर पादप को विकसित करने का जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं इन विट्रो या पात्रे संवर्धन। नाम से स्पष्ट है, पात्रे का मतलब पात्र, प्लास्टिक, बर्तन, फ्लास्क, बीकर इत्यादि में पादप को संवर्धित करना पात्रे संवर्धन या इन विट्रो कल्चर कहते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन। ये आपको पहले ही एक जब अपन पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन, उस समय बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन सूक्ष्म प्रवर्धन के रूप में होता है। तो अब अपन यहाँ पर सूक्ष्म प्रवर्धन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। माइक्रो का मतलब है सूक्ष्म और सूक्ष्म का मतलब है कम, ठीक है। और प्रोपगेशन का मतलब होता है प्रवर्धन, और प्रवर्धन को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन या किसी भी पौधों की संख्या में बढ़ोतरी करना। तो अक्सर वैज्ञानिक परिभाषा लिखना चाहे तो क्या लिखें, तो आप ये लिख सकते हैं कि माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन पादपों में प्रजनन की एक ऐसी विधि या एक ऐसी तकनीक है, पादपों में प्रजनन या पादप में गुणन की एक ऐसी तकनीक है जिसमें गुणन की एक ऐसी तकनीक है जिसमें कम समय और कम जगह में बहुसंख्य पादपों का मल्टीप्लिकेशन गुणन करने की पूरी प्रक्रिया को माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। दोबारा बता देता हूँ कि सर ये क्या है, पादपों में प्रजनन की ऐसी तकनीक जिसमें कम समय और कम जगह में बहुसंख्य पादप निर्मित करने की पूरी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। और इस सूक्ष्म प्रवर्धन की सहायता से आप मात्र वृक्ष के समान पादप को विकसित कर सकते हैं, या इसको कहते हैं ट्रू टू टाइप प्लांट निर्मित करके आप नर्सरी इत्यादि को डेवलप कर सकते हैं। तो ये था आपका माइक्रो प्रोपगेशन, जिसमें अब बीटीसी में प्रयुक्त होने वाली जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो है माइक्रो प्रोपगेशन। अब टर्मिनोलॉजी होगी, उस टर्मिनोलॉजी के बाद अपन बात करते हैं पादप उत्तक संवर्धन हेतु आवश्यक संसाधन और उपकरण। यानी कि अभी अपन ने बात तो कर ली कि इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन में अपन नया प्लांट विकसित कर सकते हैं, लेकिन इस प्लांट को विकसित करने के लिए, पादप उत्तक संवर्धन को डेवलप करने के लिए एक ऐसी यूनिट, एक ऐसा सेटअप चाहिए जो बिना किसी डिस्टर्बेंस लिए हुए सेटअप हो सके, यानी कि वहाँ पर कोई किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और इसकी यूनिट है वो अपने आप एक अलग ही बनी हुई होती है। तो इसमें क्या क्या उपकरण और क्या क्या संसाधन चाहिए। पहला ग्लासवेयर वॉशिंग रूम। ग्लासवेयर मतलब जो आपके प्रकनली, कॉनिकल फ्लास्क, जितने भी इंस्ट्रूमेंट, पीएच मीटर वगैरह सब चाहिए, उस उपकरण का वॉशिंग रूम एक अलग से होना चाहिए, ठीक है। और वॉशिंग रूम में ऑटोक्लेव होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो ओवन होना चाहिए जिसकी सहायता से ग्लासवेयर को स्टरलाइज कर सकें। तो ग्लासवेयर रूम होना चाहिए जिसमें आप सेपरेटली अलग से एक जगह पर केवल और केवल पीटीसी में उपयुक्त आने वाले उपकरण रखेंगे। दूसरा कल्चर मीडियम प्रिपरेशन रूम, संवर्धन माध्यम तैयार करने का कमरा बिल्कुल ही सेपरेटली अलग होना चाहिए। जो भी कंटेंट आवश्यक पोषक तत्व वगैरह चाहिए उसके बॉक्स से अलग बने हुए चाहिए ऊपर, और जिसकी आवश्यकता वहाँ से लिया और उसी जगह पर वापस रख लिया, ताकि कोई किसी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं आए। रिकॉर्ड अभिलेख आपके पास जरूरी है कि आप मीडिया प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। मान लो आप कैलस बना लिया और कैलस के बाद आप क्या बनाना चाहते हैं, जड़ बनाना चाहते हैं, तो आपको यदि याद नहीं रहे तो रिकॉर्ड में लिखिए कैलस तक अपने बना लिया। अब कैलस के बाद वाला मीडियम हमें जड़ को विकसित करने के लिए बनाना है, तो हम कितना साइटोकाइनेट और कितना ऑक्सीजन डालें कि आपका है वो जड़ विकसित हो जाए, तो ये रिकॉर्ड में आपको नोट करना। दूसरा कल्चर रूम, जैसे ही आपने मीडिया प्रिपेयर कर लिया, तैयार कर लिया, ऑटोक्लेव कर लिया, स्टरलाइज कर लिया, अब मीडिया बना करके रख दिया। मीडिया बना के रखने के बाद आपको इस मीडिया को कहाँ रखना है, संवर्धन कमरे में रखना है, कल्चर रूम में रखना है, और कल्चर रूम में ही जाकर के आप किसी एक्स प्लांट को वहाँ पर इनोकुलेट करवाएंगे, वो आपकी सेपरेट यूनिट होगी। और कल्चर रूम में
कैलस बना, कैलस के बाद आपने पादप को जो विकसित कर रहे हैं वहां पर उस पादप का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन या गुणन हो रहा है। अब गुणन हुए प्लांट का क्या करना, हार्डनिंग एंड एक्लेमेटाइजेशन यूनिट, दृढ़ीकरण एवं अनुकूलित वातावरण, यानी कि पादप जो आपने इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन में उगाया है उस पादप को बाहरी वातावरण के अनुसार क्या करना, अनुकूलित करना, एडप्ट करना, ताकि ये बाहरी वातावरण के प्रति पादप सफलतापूर्वक सर्वाइव कर सके। तो इसको सर्वाइव हार्डनिंग एंड एक्लेमेटाइजेशन, मतलब जैसे आपके उसको पहले कहाँ रखेंगे, ग्रीन हाउस में, तो इसकी एक अलग से यूनिट बनी होती है जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस घर। तो उस ग्रीन हाउस घर के अंदर उस प्लांट को कुछ समय के लिए रखते हैं। उसके अंदर 0 फेज, 1 फेज, 3 फेज, 4 फेज, इस प्रकार से 1 बाय 1 फेज करके पहले में फर्स्ट पे ऐसी लगी होती, तो वहाँ पर इसको सारा का सारा एनवायरनमेंट दिया जाता है, उपयुक्त प्रकाश, उपयुक्त ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, प्रकाश, ताप, खनिज पोषक तत्व और उसके बाद धीरे धीरे पादप को ऑक्सीजन साइटोकाइनेस से उपचारित करके पॉलीब्रीथ के अंदर क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, और पीट, मांस और ऐसी खाद होती है, उस खाद के अंदर प्लांट को क्या किया जाता है, पॉलीबैग में ट्रांसफर, और पॉलीबैग में ट्रांसफर करने के बाद धीरे धीरे पादप को ग्रीन कपड़े से बनी हुई नर्सरी होती है, उस नर्सरी पौधशाला के अंदर रखा जाता है, ताकि धीरे धीरे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का डेवलप हो जाए, और जैसे कोशिका भित्ति डेवलप हो जाएगी तो आप पादप को सीधे सप्लाई कर ले बाहरी वातावरण में, ताकि पादप है वो तुरंत से, जैसे ही आपने नर्सरी से निकाल करके बाहरी एनवायरनमेंट के अंतर्गत पादप को लगाया तो तुरंत से पादप की मृत्यु नहीं हुई। इसलिए हार्डनिंग एंड एक्लेमेटाइजेशन यूनिट के अंदर महीना पर 30, 35, 40 दिन तक प्लांट को रखना अति आवश्यक होता है। यदि आपने लेब में सर कल्चर रूम ने हमें पौधा तैयार कर लिया, ये सीधा ही मैं खेत में जाकर के लगा दूं, सर्वाइव वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नवोद्भित पादप है, अभी भी नया बना हुआ, और बाहर का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि कभी कंफर्टेबल होता है और कभी अनकंफर्टेबल होता है, तो अनुकूलित नहीं होने के संदर्भ में पादप की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इतनी सारी आपकी मेहनत की हुई काम नहीं आएगी, इसलिए हार्डनिंग यूनिट के अंतर्गत रखना बहुत जरूरी है, ताकि पादप बाहरी वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाए। ठीक, तो ये थे इसके संसाधन और उपकरण। आगे अपन पीटीसी के कुछ चरण है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वो अगले लेक्चर नंबर पार्ट 3 में है, वो डिस्कशन होगा।